तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि लंबे समय से अमेरिका भारत को हथियारों को बेचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इन प्रयासों में अमेरिका को ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा है और हर बार अमेरिका को ऐसे हथियारों के मामले में फ्रांस की तरफ से मात देते हुए डील फ्रांस अपने हाथ ले रहा है। पिछले बार दोस्तों F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट के डील फ्रांस के कंपनी डैसॉल एविएशन ने छीन के जहां पे अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया, तो वहीं पे दोस्तों अब बताया जा रहा है कि और एक ऐसा डील है जो कि फ्रांस को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों फ्रांस को डील मिलते हुए देखने के बाद अमेरिका की तरफ से भी अपना प्रयास चलाना शुरू कर दिया गया और एक तरीके से भारत के सामने ये कहा जा रहा है कि फ्रांस के इन हथियारों को मत खरीदो, बल्कि हमारे हथियार मतलब अमेरिकन मेड हथियारों को खरीदो। दोस्तों मैं यहाँ पे इन एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट या फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का जिक्र कर रहा हूँ और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को बोइंग के तरफ से KC-46 पेगासस एयरक्राफ्टों को लेकर लगातार ऑफर किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि अगर इन एयरक्राफ्टों को लीज में भी लेना है तब भी इंडियन एयरफोर्स इसे लीज में बोइंग से ले सकता है। अब दोस्तों बोइंग कंपनी की तरफ से भारत के सामने पेगासस एयरक्राफ्टों को लेकर लगातार ऑफर इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक ऐसे ही एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों को वेट लिस्ट में लेने को लेकर तैयारी किया जा रहा है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयरबस कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ A330 MRTT जैसे एयरक्राफ्टों को ही लीज में लिया जाए। अब दोस्तों बोइंग कंपनी को ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्ट के रूप में एक झटका मिल चुका है और ऐसे में अगर बोइंग कंपनी एटलीस्ट इस लीज के डील को हासिल कर सकता है तो एक तरीके से फ्रांस के कंपनी को या फिर कहे तो एयरबस को मात दे सकेगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि बोइंग भारत को पेगासस एयरक्राफ्ट मतलब KC-46 एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों को लीज में देने को लेके भी तैयार है। दोस्तों यहाँ पे ये जो KC-46 पेगासस एयरक्राफ्ट है ये फिलहाल अमेरिकी एयरफोर्स का प्रमुख एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है जो कि पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस भी कर रहा है और नए एयरक्राफ्टों का जगह भी भर रहा है। बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को बोइंग के एयरलाइनर 767 एयरक्राफ्टों के बेस पे ही बनाया गया और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स भी एयर इंडिया से कुछ 767 एयरक्राफ्टों को हासिल करके उसे एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे में KC-46 एयरक्राफ्टों को अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लीज में लिया जाता है तो ये एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के प्रोजेक्ट को आसान भी कर सकेगा। अब दोस्तों कुछ ही समय पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसे एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों को लीज में लेने को लेके एक ग्लोबल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया था और इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का 4 शर्त है, जिनमें सबसे पहला है एयरक्राफ्टों का लीज पीरियड, मतलब इस एयरक्राफ्ट को अगर इंडिया लीज में लेता है तो कम से कम 3 साल के लिए इस्तेमाल करेगा। जबकि दूसरा शर्त है फ्लाइट आवर, मतलब हर महीना कम से कम 100 घंटा तक इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फ्लाई किया जाएगा। वहीं पे तीसरा शर्त है इसके लीज टाइप जो कि वेट लीज बताया जा रहा है और दोस्तों चौथा शर्त इसके लीज पीरियड को एक्सटेंड करने को लेके है, मतलब 3 साल के लीज पीरियड के बाद इंडियन एयरफोर्स को अगर जरूरत पड़े तो इसके लीज पीरियड को और 3 साल भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अब दोस्तों देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पिछले 15 साल में कई बार ऐसे एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रयास चलाया जा चुका है। इवन दोस्तों 2 बार तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयरबस के A400M एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अपना मन भी बना लिया गया था और टेंडर के अंतर्गत इसे सिलेक्ट भी कर लिया गया था, लेकिन प्राइस फैक्टर के कारण दोनों बार ही इस डील को संपूर्ण नहीं किया जा सका। अब तीसरे बार के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये एक ग्लोबल रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है, लेकिन दोस्तों ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर नहीं बल्कि लीज को लेकर है और दोस्तों फिलहाल ये भी नहीं बताया जा रहा है कि एक्चुअली लीज के अंतर्गत कितने एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा। पर दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक शायद एक ही एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लीज में हासिल किया जाए जो कि इंडियन एयरफोर्स उस समय पीरियड में इस्तेमाल करे जबकि भारत के खुद के एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों का निर्माण का काम हो। अब दोस्तों यहाँ पे ब्रिटेन के कंपनी की तरफ से भारत के सामने ऑलरेडी A330 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा जा चुका है, जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा भी A330 एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखा जा चुका है। जबकि दोस्तों KC-46 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो कोई ये पहली बार ऐसा नहीं है कि KC-46 एयरक्राफ्टों का ऑफर बोइंग कंपनी की तरफ से भारत के सामने रखा गया हो। इससे पहले भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत एक ओपन टेंडर में इंडियन एयरफोर्स के सामने KC-46 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया था। इवन पिछले साल इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो MMTT मतलब मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, वहां पे भी बोइंग कंपनी के द्वारा मदद करने का बात रखा गया है अगर भारत की तरफ से KC-46 एयरक्राफ्ट परचेस किया जाए तो। अब दोस्तों जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से लगातार प्रयास चलाया जा रहा है और जिस तरीके से वक्त पे अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से ऑफर रखा जा रहा है, इसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि अमेरिकी कंपनी फिलहाल भारत के हथियारों के डील को हासिल करने को लेकर काफी अधिक डेस्परेट है और एक के बाद एक हथियारों के डील जिस तरीके से फ्रांस के हाथ जा रहा है उसे देखते हुए भी काफी अधिक परेशान है। अब दोस्तों हथियारों के डील का बात और ऑफर का बात हो ही रहा है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक बड़े डेवलपमेंट को लेके बता देता हूँ और दोस्तों ये डेवलपमेंट असल में K9 वज्र आर्टिलरी को लेके है और रिपोर्ट के मुताबिक पुनसंग कंपनी की तरफ से K9 वज्र आर्टिलरियों के लिए एक एक्सटेंडेड रेंज एमुनेशन को तैयार किया गया है जो कि भारत जैसे एग्जिस्टिंग कस्टमरों के सामने
ऑफर के तहत रखा जाएगा। मतलब दोस्तों ये जो एमुनेशन है ये आने वाले समय में भारत के K9 वज्र आर्टिलरियों में भी देखा जा सकता है। दोस्तों पुनसंग असल में साउथ कोरिया के एक डिफेंस कंपनी है और दोस्तों इस कंपनी की तरफ से ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट के तहत ये नए एक्सटेंडेड रेंज एमुनेशन को तैयार किया गया है जो कि 155 मिलीमीटर का है और कंपनी का दावा है कि ये संपूर्ण रूप से K9 वज्र जैसे या फिर कहे तो K9 थंडर जैसे आर्टिलरियों को देखते हुए ही बनाया गया है और इन नए एमुनेशन के साथ K9 थंडर या K9 वज्र जो है वो 60 किलोमीटर से भी अधिक दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। फिलहाल दोस्तों अगर K9 वज्र को देखा जाए तो इसके मैक्सिमम फायरिंग रेंज 36 से 40 किलोमीटर तक था और वो भी K307VV हाई एक्सप्लोजिव एमुनेशंस के साथ। पर दोस्तों अब बताया जा रहा है कि एमुनेशन से एक्सप्लोजिव को थोड़ा कम किया गया है और इसमें चार्ज को थोड़ा बढ़ाया गया है जिससे कि इसके जो इफेक्टिव रेंज है वो बढ़ गया है। अब दोस्तों पुनसंग कंपनी के तरफ से K9 वज्र के लिए अब तक जिस तरीके के एमुनेशंस को निर्माण किया जाता था उनमें KM107 भी शामिल था जो कि 41.86 किलोग्राम का है और इसमें ताकतवर K677 चार्ज का अगर इस्तेमाल किया जाता था तो ये 18.8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता था। दोस्तों KM107 एक हाईली कैपेबल एमुनेशन है जो कि पूरा दुनिया में K9 वज्र आर्टिलरियों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन वर्ल्ड वाइड में इसे और भी आर्टिलरी इस्तेमाल करता है। पर अब पुनसन कंपनी के अधिकारियों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 155 मिलीमीटर के जो एक्सटेंडेड रेंज एमुनेशन को तैयार किया गया है उसे अब सभी तरीके के K9 वज्र आर्टिलरियों के ऑपरेटर को ऑफर किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पुनसन कंपनी की तरफ से भारत एक बहुत बड़ा टारगेट है क्योंकि भारत ऑलरेडी 100 K9 वज्र आर्टिलरियों को इस्तेमाल कर रहा है और ऊपर से 200 आर्टिलरियों को दो अलग अलग बैच में मतलब 100 के बैच में खरीदने को लेके भी तैयारी किया जा रहा है जिससे कि आने वाले समय में भारत के पास करीब करीब 300 के आसपास K9 वज्र आर्टिलरी होगा। और ऐसे में पुनसन कंपनी के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट तो है ही, साथ में अगर भारत इन आर्टिलरियों को एमुनेशंस को भी परचेज करता है तो इससे भारत के जो K9 वज्र आर्टिलरी है उसके ताकत भी बढ़ेगा। आप लोगों को यह भी बता दूं कि K9 वज्र आर्टिलरियों को पहले डेजर्ट एरिया और प्लेन एरिया में डिप्लॉय करने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा खरीदा गया था, लेकिन इन आर्टिलरियों की क्षमता को देखते हुए माउंटेन एरिया खास करके लद्दाख में भी इसका परीक्षण किया गया जहां पे परीक्षण काफी बेहतरीन रहा, जिसके बाद अब कुछ ऐसे आर्टिलरियों को भी परचेज किया जा रहा है जो भारत माउंटेन एरिया में भी डिप्लॉय कर सके। नए बैच के अंतर्गत आर्टिलरियों में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किया जाएगा जिससे कि माइनस टेम्परेचर में भी इन आर्टिलरियों के इंजन को आसानी से स्टार्ट किया जा सके। और ऐसे में दोस्तों अगर आर्टिलरियों में लॉन्ग रेंज के एमुनेशन आ जाता है तो ये आर्टिलरियों के क्षमता को खाली नहीं बढ़ाएगा बल्कि भारत जिस पर्पज में इन आर्टिलरियों को परचेज कर रहा है उस पर्पज को भी पूरा करेगा। हालांकि वहीं पे अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से भी अपने आर्टिलरियों के एमुनेशंस का निर्माण किया जा रहा है जिनमें IIT की तरफ से एक लॉन्ग रेंज के एमुनेशन मतलब रैमजेट प्रोपल्शन एमुनेशन को तैयार किया जा रहा है जो कि एक बार तैयार हो जाने के बाद भारत के सभी तरीके के आर्टिलरियों में इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे सेल्फ प्रोपेल हाउविट्जर के जो आर्टिलरी है उससे K9 वज्र के आर्टिलरियों में काफी अधिक अंतर भी है। हालांकि दोस्तों इतना अधिक अंतर नहीं है कि भारत अगर कोई एक आर्टिलरी एमुनेशन को तैयार करता है तो उसे K9 के लिए मॉडिफाई ना किया जा सके। फिलहाल दोस्तों ये तो साफ नहीं है कि भारत अगर बड़े मात्रा में आर्टिलरियों को परचेस कर रहा है तो उसके एमुनेशंस को भी परचेस करेगा। पर दोस्तों ये साफ है कि पुनसन कंपनी की तरफ से 60 किलोमीटर रेंज तक जो एक्सटेंडेड रेंज एमुनेशन को तैयार किया गया है ये ऑब्वियसली K9 वज्र आर्टिलरियों को और अधिक ताकतवर बनाएगा और K9 वज्र आर्टिलरियों के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के सामने बोइंग कंपनी के द्वारा जो KC-46 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा जा रहा है, क्या भारत को उन KC-46 एयरक्राफ्टों के ऑफर के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहिए या फिर A330 MRTT भारत के लिए परफेक्ट होगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।